हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल कंसेप्ट अप टू रूट पे। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 की जो ज्योग्राफी की फर्स्ट बुक है जिसका नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, उसका आज हम चैप्टर नंबर सेकंड करने वाले हैं जिसका नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास। दोस्तों, इस चैप्टर को हम जो है दो पार्ट्स में कवर करने वाले हैं ताकि ये चैप्टर हमें बहुत ही डीपली समझ में आ जाए, बहुत ही आसानी से अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। दोस्तों, बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। इस चैप्टर में हम, जैसे कि आपने इसके टॉपिक के नाम से ही पता लगा लिया होगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास, यानी इसके बारे आज हम जानेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका विकास कैसे हुआ, ठीक है, प्लैनेट्स हमारे कैसे बने, ठीक है, इसी तरीके से तारों का निर्माण कैसे हुआ, चांद कैसे बने, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारे पास है पृथ्वी की उत्पत्ति का आरंभिक सिद्धांत। ठीक है, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, ठीक है, कि पृथ्वी कैसे बनी। तो पहला पॉइंट हमारे पास है कि बहुत सारे वैज्ञानिकों ने क्या करा, अपनी अपनी परिकल्पनाएं प्रस्तुत करी पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में। ठीक है, यानी बहुत सारे वैज्ञानिक हुए जिन्होंने अपनी अपनी इमेजिनेशन, अपनी अपनी इमेजिनरी बताई कि भाई पृथ्वी ऐसे बनी, पृथ्वी ऐसे बनी, कोई कह रहा है पृथ्वी ऐसे बनी। ठीक है, तो उन्हीं वैज्ञानिकों की परिकल्पनाओं को हम पढ़ने वाले हैं। पहले वैज्ञानिक है इमैनुअल कांट। ये एक बेसिकली दार्शनिक है। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने अपनी एक परिकल्पना प्रस्तुत करी जिसका नाम था निहारिका परिकल्पना। अभी ये इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है कि निहारिका परिकल्पना किसको कहते हैं। तो निहारिका परिकल्पना वह परिकल्पना है जिसके अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ। यानी कि एक ऐसे बादल जो पदार्थों के बने होते हैं और वो बादल जो है धीमी गति से घूम रहे हैं, उन धीमी गति से घूमते हुए बादलों से जो है ग्रहों का निर्माण हुआ, यानी प्लैनेट्स का, पृथ्वी का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये जो इमेजिनेशन है वो किसने दी, इमैनुअल कांट ने। ठीक है, तो कई बार पूछ लिया जाता है कि निहारिका परिकल्पना किसने दी, ठीक है, या फिर निहारिका परिकल्पना किसे कहते हैं, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। दूसरी चीज़ आइए देखते हैं। बाद में 1900 ईस्वी में बाद में 1900 ईस्वी में चैम्बरलेन और मोल्टन ने कहा कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के नज़दीक से गुजरा। अब देखिए बाद में क्या होता है, सन 1900 की बात है ये, जब चैम्बरलेन और मोल्टन दो वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि भाई पहले क्या था, कोई भी प्लेनेट नहीं था, ओनली सन था। क्या था, सिर्फ सन था। उस सन उस वो एक सन था और उस सूरज के नज़दीक से, उस सूर्य के नज़दीक से क्या होता है, एक दूसरा तारा गुजरता है। उसके नज़दीक से एक दूसरा तारा गुजरता है। ठीक है, अब क्योंकि आप जानते हैं कि जब कोई दोनों प्लेनेट अगर आपस में आते हैं तो उनके ऊपर एक गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। ठीक है, यानी हर प्लेनेट के अंदर अपनी एक गुरुत्वाकर्षण पावर होती है। ठीक है, तो जब वो तारा जो है गुजरता है सूरज के नज़दीक से, तो सूरज के अंदर से कुछ पदार्थ जो है निकल जाता है। ठीक है, वो तारा जो है सूरज के अंदर से कुछ पदार्थ को खींच लेता है। ठीक है, खींचने के बाद वो तारा जो है चला जाता है, क्योंकि भाई जिस दिशा में जा रहा था वो चला जाता है। लेकिन जो अब वो निकला हुआ पदार्थ था सूरज से, वो जो है सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने लगता है। ठीक है, जिसके बाद जो है ग्रहों का निर्माण हो जाता है घूमते घूमते। ठीक है, इस सिद्धांत को बोला जाता है द्वैतारक सिद्धांत। ठीक है, और इसको जो है सर जेम्स जीस ने, हैरोल्ड जेफरी ने, इन दोनों वैज्ञानिकों ने भी एक तरीके से इस परिकल्पना का समर्थन किया था। ठीक है, तो ये भी एक परिकल्पना है पृथ्वी की उत्पत्ति के से संबंधित, कि भाई पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कि भाई पृथ्वी कैसे बनी। ठीक है, तो दो परिकल्पनाएं हमने पढ़ ली। आइए तीसरी परिकल्पना पढ़ते हैं। तीसरी परिकल्पना क्या है भाई, अब देखिए 1950 की बात आ गई अब, यानी 50 साल बाद रूस के वैज्ञानिक थे ऑटो शिमिट, और एक वैज्ञानिक थे जर्मनी के जिनका नाम था कार्ल वाइजास्कर। ठीक है, अब ये दोनों वैज्ञानिक क्या करते हैं, इन्होंने जो है जो निहारिका परिकल्पना थी जो इमैनुअल कांट ने दी थी,
उस परिकल्पना में थोड़ा सा संशोधन प्रस्तुत किया। वो संशोधन क्या था कि उनके विचार से सूरज एक सौर न्यायिका से घिरा हुआ था, ठीक है, जो मुख्यतः हाइड्रोजन और धूल कणों की बनी हुई थी। यानी उन्होंने बेसिकली इसमें एक छोटा सा चेंज करा, एक चीज़ ऐड करी। उन्होंने बोला कि भाई जो सूरज है वो सौर न्यायिका से घिरा हुआ है। यानी वो एक तरीके से एक पूरी तश्तरी में है, ठीक है, तश्तरी में है जो हाइड्रोजन और हीलियम और धूल कणों से बनी है, ठीक है। उन्होंने बस एक चीज़ इसमें ऐड करी। ये तो है बहुत सारे आरंभिक सिद्धांत, ये सारे क्या है, आरंभिक सिद्धांत है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित, ठीक है। अब बहुत सारे आधुनिक सिद्धांत भी हैं, ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित। जैसे एक सिद्धांत है बिग बैंग सिद्धांत, जो आज के ज़माने में जो है सबसे ज़्यादा विख्यात है, सबसे ज़्यादा माना जाता है, ठीक है। ये माना जाता है कि यही सिद्धांत था जिसकी वजह से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, ठीक है, पृथ्वी का निर्माण हुआ। तो ये सिद्धांत क्या है, इसको बोला जाता है बिग बैंग सिद्धांत, और इसे जो है विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। और इसे जो है एडविन हब्बल ने दिया था, इसको जो है किसने दिया था, एडविन हब्बल ने दिया था। अब इस सिद्धांत के अनुसार क्या था सिद्धांत, इसको समझते हैं जल्दी से। देखिए, इस सिद्धांत की बेसिकली 3 अवस्थाएं हैं, ठीक है। अब इस 3 अवस्थाओं को जल्दी से समझते हैं। देखिए, पहली अवस्था में एडविन हब्बल हमें बताते हैं कि होता क्या है कि कोई भी पहले ब्रह्मांड नहीं था। पहले क्या था, सारी चीज़ें जो भी पदार्थ थे कुछ भी नहीं था। पहले क्या था, सिर्फ एक छोटा सा परमाणु था, एक गोल आकार का परमाणु था, ठीक है, जिसका घनत्व बहुत ज़्यादा था, ठीक है, जिसका आयतन बहुत कम था, ठीक है, तापमान बहुत ज़्यादा था, ठीक है। एक ऐसा गोला था, या कह सकते हैं बॉल थी, ठीक है। होता क्या है इस बॉल में, इस गोले में, ठीक है, क्या होता है, एक विस्फोट होता है अपने आप ही। क्या होता है, एक विस्फोट होता है, और विस्फोट होने के बाद ये जो है फैलने लगता है। जैसे आपने देखा होगा कई बार जब हम बम फोड़ते हैं, कोई भी बम होता है, तो जब वो फूटता है तो क्या होता है, धुआं निकलता है और वो फैलता है। इसी तरीके से इसमें भी हुआ कि इस गोले में एकदम विस्फोट होता है और ये जो है फैलने लगता है, ठीक है। तो दूसरी अवस्था में क्या होता है, इसमें जो है इस गोले में विस्फोट होता है और ये जो है फैलने लग जाता है, ठीक है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये जो बिग बैंग की घटना है वो आज से 13.7 अरब वर्षों पहले हुई थी, ठीक है। और ये ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है, यानी ये आज भी जो है बढ़े जा रहा है, यानी ये विस्तार होए जा रहा है, लगातार होता ही जा रहा है, ठीक है। क्लियर होती बात। विस्तार के कारण क्या होता है, कुछ पदार्थों में परिवर्तित, ऊर्जा पदार्थों में परिवर्तित हो गई, यानी विस्तार हुआ, विस्तार से जो है ऊर्जा निकल रही थी बाहर, उस ऊर्जा से क्या होता है, कुछ जो है वो ऊर्जा पदार्थों में बदल गई, ठीक है। तीसरी अवस्था देखते हैं कि बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4500 केल्विन तक गिर गया और परमाणुीय पदार्थों का निर्माण हुआ, ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि भाई बिग बैंग की जब घटना हुई उससे 3 लाख साल बाद क्या होता है कि जो टेम्परेचर था ब्रह्मांड का वो 4500 केल्विन तक गिर जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि 4500 केल्विन अगर टेम्परेचर गिर जाए तो कैसे पदार्थों का निर्माण होता है, परमाणुीय पदार्थों का निर्माण होता है। तो जो है परमाणुीय पदार्थों का निर्माण हो गया, इसी को बोला जाता है बिग बैंग सिद्धांत। और ये जो है पृथ्वी की उत्पत्ति के से संबंधित एक सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में, ठीक है। तो ये हमने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित आरंभिक सिद्धांत भी पढ़ लिए, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित आधुनिक सिद्धांत भी पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं तारों का निर्माण। अब तारे कैसे बने ये समझते हैं। हमने पृथ्वी को समझ लिया कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, तारे कैसे बने आइए इसको समझते हैं। तो होता क्या है, प्रारंभिक ब्रह्मांड में जो ब्रह्मांड था, गैलेक्सी थी, यूनिवर्स था, उस ब्रह्मांड में ऊर्जा और पदार्थ का वितरण समान नहीं था, ठीक है। और घनत्व में आरंभिक भिन्नता से गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थ का एकत्रीकरण हुआ। सिंपल लैंग्वेज में समझो, आसान शब्दों में समझो कि हुआ क्या, जब ब्रह्मांड बना था तो उसी दौरान जो है क्या हुआ, पदार्थों का एकत्रीकरण शुरू हुआ।
यानी जो है पदार्थ जो है इकट्ठा होना शुरू हो गए, चिपकना शुरू हो गए। ठीक है। और यही एकत्रण आकाश गंगाओं के विकास का आधार बना। यानी जब ये पदार्थ एक दूसरे में मिल रहे थे, इन्हीं पदार्थों के मिलने से क्या बना, क्या बनी, आकाश गंगा बनी। अब आप कहोगे आकाश गंगा किसे कहते हैं? तो आकाश गंगा जो है तारों, एक तरीके से हम कह सकते हैं तारों का समूह होती है। ठीक है। यानी बहुत सारे तारों को ही हम क्या कहते हैं, आकाश गंगा। ठीक है। तो आकाश गंगाओं का विस्तार इतना अधिक होता है कि उनकी दूरी हजारों प्रकाश वर्षों में मापी जाती है। ठीक है। यानी आकाश गंगा एक तरीके से बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। उनकी अगर दूरी को मेज़र किया जाता है तो जो है प्रकाश वर्षों में मेज़र किया जाता है। अब ये प्रकाश वर्ष क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा अभी। ठीक है। एक अकेली आकाश, अब जो पॉइंट्स आ रहे हैं उनको आप नोट कर लीजिए, उनको याद कर लीजिए, आपके जो एग्ज़ाम में काम आएंगे। ठीक है। एक अकेली आकाशगंगा का व्यास 80,000 से 4,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच हो सकता है। ठीक है। व्यास तो आप समझते होंगे, कोई भी गोला होता है, ठीक है, उसकी रेडियस होती है और डायामीटर होता है। तो जो व्यास होता है, व्यास डायामीटर, ठीक है, वो उसकी बात हो रही है। तो एक अकेली आकाशगंगा का, यानी आकाशगंगा तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक अकेली आकाशगंगा का अगर व्यास देखा जाए तो उसकी दूरी जो है कितनी होती है, 80,000 से 4,50,000 के बीच। ठीक है। एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस के बने विशाल बादल के संचयन से होती है। ठीक है। यानी इसका निर्माण होता कैसे है, मैंने अभी आपको बताया पदार्थ जब इकट्ठा होते हैं तो आकाशगंगा बनती है। ठीक है। वही बात है कि भाई हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल, ठीक है भाई, हाइड्रोजन गैस से बने कुछ विशाल बादल होते हैं, उन्हीं बादलों से जो है क्या बनती है, आकाशगंगा बनती है। ठीक है। और वो विशाल बादल पदार्थों से बने होते हैं। ठीक है। अब होता क्या है कि इन बादलों में जो है गैस के झुंड विकसित होते हैं, और ये जो झुंड होते हैं गैस के झुंड, ये झुंड जो है बढ़ते बढ़ते फिर गैस के पिंड बन जाते हैं और फिर तारों का निर्माण शुरू हो जाता है। ठीक है। तो ये है तारों का निर्माण, और ऐसा विश्वास किया जाता है कि तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब साल पहले हुआ था, ऐसा माना जाता है। ठीक है। तो अब ये सारी बातें आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब हम बात करते हैं प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं। ठीक है। प्रकाश वर्ष का मतलब होता है, प्रकाश वर्ष एक तरीके से समय का नहीं बल्कि दूरी का माप है। ठीक है। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। भाई जो रोशनी होती है, प्रकाश होती है, लाइट जो होती है, उसकी जो गति है वो क्या है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी एक सेकंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर जो है दूरी जो है पूरी कर सकता है। ठीक है। तो एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा वो एक प्रकाश वर्ष होगा। यानी एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा वो क्या है, एक प्रकाश वर्ष। अब एक सेकंड में कितनी दूरी तय कर रहा है, एक सेकंड में हमारी 3 लाख किलोमीटर जो है दूरी तय कर रहा है। तो एक साल में जितनी करेगा उसको बोला जाएगा प्रकाश वर्ष। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं आकाशगंगा की दूरी कितनी ज़्यादा होगी। ठीक है। अब अगर सौर मंडल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है। सौर मंडल को आप जानते हैं। तो हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। ठीक है। हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह होते हैं। ठीक है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये सारे हमारे ग्रह हैं। ठीक है। और निहारिका को सौर मंडल का जनक कहा जाता है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि भाई सौर मंडल का जनक किसे बोला जाता है। निहारिका को सौर मंडल का जनक बोला जाता है। निहारिका का मतलब क्या है, बादल, हाइड्रोजन के बादल, उन्हीं को बोला जाता है निहारिका। ठीक है। हमारे सौर मंडल में सूर्य, 8 ग्रह, 63 उपग्रह और लाखों छोटे शुद्ध ग्रह यानी ग्रहों के टुकड़े वगैरह जो है मौजूद हैं। ठीक है। अब देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इनको जो है भीतरी ग्रह बोला जाता है। क्या बोला जाता है, भीतरी ग्रह, क्योंकि ये सूर्य और शुद्ध ग्रह की पट्टी के बीच स्थित है। ठीक है। अन्य 4 ग्रह जो है बाहरी ग्रह कहलाते हैं।
ठीक है। अब जो पहले 4 ग्रह हैं, जो भीतरी ग्रह हैं, उनको पार्थिव ग्रह भी बोला जाता है, और जो दूसरे हैं उनको जो है जोवियन ग्रह भी बोला जाता है। ठीक है। अब ये पार्थिव जो ग्रह हैं, ये ग्रह पृथ्वी की भांति ही शैलों और धातुओं से बने हैं। ठीक है। ये जो पार्थिव ग्रह हैं वो किससे बने हैं? शैल से और धातुओं से बने। क्लियर। और इनका जो घनत्व है, एक तरीके से इनका जो घनत्व है बहुत ज़्यादा अधिक है। ठीक है। तो ये सारी क्वालिटीज़ बताई जा रही है, फीचर्स बताए जा रहे हैं ग्रह के, इनको आप याद कर लेना। ठीक है। अन्य 4 ग्रह जो जोवियन ग्रह हैं वो थोड़े विशाल ग्रह हैं। ठीक है। और ये जो ग्रह हैं, जो जोवियन ग्रह हैं, ये किससे बने हैं? ये हाइड्रोजन और हीलियम से बने हैं। ठीक है। सभी ग्रहों का निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्षों पहले ही एक ही समय में हुआ। इसके अलावा प्लूटो जो है, इसको भी पहले एक ग्रह माना जाता था, लेकिन 2006 में क्या होता है, 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलिकी संगठन की एक बैठक होती है, जिसमें ये फैसला लिया जाता है कि प्लूटो को और जो भी कुछ और छोटे छोटे खगोलीय पिंड हमने खोजे हैं, उनको जो है सिर्फ बोना ग्रह कहा जा सकता है। इनको कोई प्लेनेट का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है। अब पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रहों में क्या अंतर है, उसको भी एक बार समझ लेते हैं। पार्थिव ग्रह जो हैं, ये ग्रह जनक तारे के बहुत समीप बने। ठीक है। आप देख सकते हैं कि भाई सूरज के बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं ये, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जहाँ अत्यधिक तापमान के कारण, क्योंकि तापमान ज़्यादा है भाई, जितना ज़्यादा सूरज के नज़दीक होंगे ग्रह उतना ही ज़्यादा वो जो है गर्म होंगे। तो जहाँ क्या हुआ, अत्यधिक तापमान की वजह से गैसें संघनित नहीं हो पाई। होता क्या है एक्चुअल में कि भाई जो तापमान जहाँ पे ज़्यादा होता है, तापमान जहाँ पर ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, गैसें इकट्ठा नहीं हो पाती। ठीक है। आपने देखा होगा जब हम कई बार कुछ खाना वगैरह बनाते हैं, तो जो चीज़ गर्म होती है तो ऊपर से धुआं निकलने लगता है, वो गैस बाहर निकलती है, गैस वहाँ पे जो है स्टोर नहीं होती। इसी तरीके से जहाँ पे तापमान ज़्यादा होता है वहाँ पे गैस स्टोर नहीं होती, तो जो है गैस जो है यहाँ पे इकट्ठी नहीं हो पाई। जबकि जो जोवियन ग्रह थे, क्योंकि वो थोड़े से दूर बने थे, इसकी वजह से वहाँ पे इतना गर्मी का असर नहीं पड़ा, तो इसलिए वहाँ पे जो है गैसें बची रहीं। ठीक है। दूसरा है, सौर वायु सूर्य के नज़दीक ज़्यादा शक्तिशाली है, इसलिए पार्थिव ग्रहों से ज़्यादा मात्रा में गैस और धूल उड़ा ली गई। अब सूर्य की भी एक वायु होती है जिसको बोला जाता है सौर वायु। अब उस सौर वायु ने क्या कर दिया कि भाई सूरज के नज़दीक ज़्यादा शक्तिशाली, उसने क्या करा, पार्थिव ग्रहों में जो भी गैस थी उसको उड़ा के लेके चले गई। अब क्योंकि जोवियन ग्रह थोड़ी दूरी पे थे, इसलिए उसकी शक्ति सौर वायु की वहाँ पे थोड़ी बहुत ही पहुँच पाई। ठीक है। या बिल्कुल नहीं पहुँच पाई। तीसरा जो अंतर है, पार्थिव ग्रह के छोटे होने से इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कम है। अभी जो पार्थिव ग्रह हैं इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम है, जबकि जो जोवियन ग्रह हैं उनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति ज़्यादा है। ठीक है।